बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, बट मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद कंसंट्रेशन। और अगर हम इसी बात को दूसरे वर्ड्स में करें, इन अदर वर्ड वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज with dilution of electrolyte solution, but molar and equivalent conductance increases with dilution। ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे प्लॉट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मोलैरिटी। तो इसमें हम देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिल्यूट सॉल्यूशन की रैपिडली इंक्रीज होती है, और फिर जो हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं देयर इज स्लो इंक्रीज एंड एट द पीक फॉर specific conductance remains constant and then it decreases। और राइट साइड पे प्लॉट है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस मोलैरिटी। तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इट मीन मोलैरिटी इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। और यहाँ राइट साइड पर जब हमने मोलर कंडक्टेंस वर्सेस मोलैरिटी प्लॉट किया, अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी का अंडर रूट ले लें, अगर हम मोलैरिटी का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड देगा। अब देखें, अगर हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते जाएं, यानी अगर हम लो मोलैरिटी की तरफ जाएं, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और अगर हम लो मोलैरिटी की तरफ जाएं, अगर हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करें, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। वी हैव डिस्कस्ड सो फार दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स and molar conductance or equivalent conductance decrease with concentration of electrolytes। In other words, we can say specific conductance decreases with dilution, but molar and equivalent conductance increases with dilution of electrolyte solution। with the dilution of electrolyte solution। तो यहाँ पर एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि ये मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमल आयनिक इंटरेक्शन and due to increase in mobility of ion। डिल्यूट चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केसेस में सॉल्यूशन को डिल्यूट करने से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन दोनों में रीज़न डिफरेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, देयरफॉर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की चूँकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, इसलिए इसमें इंटर आयोनिक डिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वीक होती है, इसलिए इसमें इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करें, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी मैक्सिमम है, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने के लिए हमें सॉल्यूशन को डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड हो तो भी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होती है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएटेड कंप्लीटली इवन एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, एंड इवन देन अब अगरचे इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी मैक्सिमम है, फिर भी
इनके सोल्यूशन को अगर डिल्यूट किया जाए तो इनकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अगेन लेट मी रिपीट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि जब हम सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन को डिल्यूट करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं होती क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी मैक्सिमम होती है। अलबत्ता इनके सोल्यूशन को डिल्यूट करने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक हो जाती हैं, इसलिए आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। This phenomena was explained by Peter Debye and Eric Huckel in 1923. Therefore, this theory is called Debye-Huckel theory. तो ये हमारा टॉपिक है Debye-Huckel theory। Debye-Huckel theory कहती है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सोल्यूशन को डिल्यूट करने से इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डिल्यूट किया जाए तो उनकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक फोर्सेस। अब इस थ्योरी की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल ऑफ दिस थ्योरी। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सॉलिड फॉर्म में हों, इनके कैटाइंस और एनाइंस में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनके कैटाइंस और एनाइंस रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ये बात हम कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाते हैं तो सॉल्यूशन में जाके भी इनके आयंस इसी अरेंजमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। गो के इलेक्ट्रोलाइट का अगर सोल्यूशन बना लिया जाए तो कैटाइंस और एनाइंस में अट्रैक्शन वीक हो जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कैटाइंस को भी सराउंड कर लेते हैं, एनाइंस को भी सराउंड कर लेते हैं। इसलिए कैटाइंस और एनाइंस में उतनी स्ट्रांग अट्रैक्शन तो नहीं हो सकती जितनी सॉलिड फॉर्म में होती है। अलबत्ता टू सम एक्सटेंट देयर कैटाइंस एंड एनाइंस टेंड टू मेंटेन genuine initial arrangement due to strong interaction between cations and anions of electrolytes. Arrangement of ions in solution is not so random, यानी cations और anions की अरेंजमेंट सोल्यूशन में जाके इतनी रैंडम नहीं होती, क्योंकि cations और anions में अट्रैक्शन मौजूद है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटाइंस और एनाइंस अपनी उसी अरेंजमेंट को मेंटेन करने की कोशिश में होते हैं जो अरेंजमेंट उनकी सॉलिड फॉर्म में थी। इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ कैटाइंस। ईच एनाइन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ कैटाइंस एंड ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एनाइंस। यानी सॉल्यूशन जिस तरह सॉलिड फॉर्म में कैटाइंस को बहुत सारे एनाइंस ने सराउंड किया हुआ होता है और एनाइन को बहुत सारे कैटाइंस ने सराउंड किया हुआ होता है, यही अरेंजमेंट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की सॉल्यूशन में भी होती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर कैटाइंस और एनाइंस बना लेते हैं। कैटाइंस और एनाइंस दोनों एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं। हर कैटाइंस को कुछ एनाइंस सराउंड कर लेते हैं और हर एनाइन को कुछ कैटाइंस सराउंड कर लेते हैं। अलबत्ता यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि हर कैटाइंस के अराउंड कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं और हर एनाइन के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। यानी ईच आयन, आइदर इट इज़ कैटाइन और एनाइन, ईच आयन इज सराउंडेड बाय अ स्फीयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस स्फीयर इज कॉल्ड हाइड्रेशन स्फीयर। इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट each anion is surrounded by a number of cations and each cation is surrounded by a number of anion. It means each ion is surrounded by ionic atmosphere of opposite charge. It means हर आयन के अराउंड अपोजिट चार्ज का आयनिक एटमॉस्फेयर है। कैटाइन के अराउंड एनाइंस हैं। इट मीन कैटाइन के अराउंड नेगेटिव चार्जेस का एटमॉस्फेयर है।
और एनाइंस को कैटाइंस ने सराउंड किया हुआ है। इट मीन कैटाइंस एनाइंस के अराउंड पॉजिटिव चार्ज का एटमॉस्फेयर है और कैटाइन के अराउंड नेगेटिव चार्ज का एटमॉस्फेयर है। इसलिए हम कहते हैं कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये देखिएगा, कैटाइंस को एनाइंस ने सराउंड किया हुआ है और एनाइंस को कैटाइंस ने सराउंड किया हुआ है। इट मीन कैटाइंस के अराउंड नेगेटिव चार्जेस का एटमॉस्फेयर है, कैटाइंस के अराउंड नेगेटिव आयन एटमॉस्फेयर है और एनाइंस के अराउंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। ईच आयन इज सराउंडेड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, in solid sodium chloride, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो हर सोडियम आयंस को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ होता है और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने सराउंड किया हुआ है। The arrangement of cation and anion is maintained even in solution. कैटाइंस और एनाइंस की ये अरेंजमेंट सोल्यूशन में जाके भी मेंटेन रहती है। अलबत्ता सोल्यूशन में चूंकि कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे से लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन, उनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन वीक होती है। यही वजह है कि उनके दरमियान उस तरह से अट्रैक्शन नहीं हो पाती या वो अपनी उस ओरिजिनल अरेंजमेंट पे नहीं जा सकते जितना स्ट्रांगली कैटाइंस और एनाइंस एक दूसरे के साथ सॉलिड फॉर्म में अटैच हैं, उतना स्ट्रांगली कैटाइंस और एनाइंस सोल्यूशन में जाके अटैच नहीं हो सकते ड्यू टू लार्जर इंटर आयोनिक डिस्टेंस एंड ड्यू टू वीकर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। And this weaker interionic interaction is due to thermal agitation. चूँकि सॉल्वेंट के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, इसलिए कैटाइंस और एनाइंस को चूँकि वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ होता है तो ये थर्मल एजिटेशन इनकी अट्रैक्शन को फर्दर वीक कर देती है। In solution, cations and anions are at larger distance and mutual attraction between them is much weaker than in solid state due to thermal agitation. Ionic atmosphere around central ion is spherical and symmetrical in absence of disturbing factor. देखें, सेंट्रल आयन कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। कैटाइंस के अगर सेंट्रल आयन कैटाइन है, उसके अराउंड एनाइन का आयनिक एटमॉस्फेयर है, और अगर सेंट्रल आयन एनाइन है, अगर सेंट्रल आयन एनाइन है तो उसके अराउंड कैटाइन का आयनिक एटमॉस्फेयर है। ये आयनिक एटमॉस्फेयर स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। ये देखिएगा, देयर इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ एनाइन अराउंड कैटाइन and there is spherical and symmetrical ionic atmosphere of cation around anion. जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, ये आयनिक एटमॉस्फेयर स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। और जब आप आयनिक एटमॉस्फेयर अप्लाई कर देंगे, यानी जब आप सोल्यूशन के इलांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो कैटाइन मूव करेंगे कैथोड की तरफ और एनाइन मूव करेंगे एनोड की तरफ। इन दैट केस ये आयनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। तो हमने कहा इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर, ये डिस्टर्बिंग फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आयनिक एटमॉस्फेयर अराउंड सेंट्रल आयन इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। जब तक हम डिस्टर्बिंग फैक्टर अप्लाई नहीं करते, उस वक्त तक सेंट्रल आयन के अराउंड आयनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल होता है और स्फेरिकल होता है। और ये डिस्टर्बिंग फैक्टर कौन सा है? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सोल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द सोल्यूशन, देन एनाइंस मूव टुवर्ड एनोड एंड कैटाइंस मूव टुवर्ड कैथोड।
और इस मूवमेंट की वजह से आयनिक एटमॉस्फेयर की सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, सिमेट्री लूज हो जाती है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटाइंस टुवर्ड कैथोड and due to movement of anions toward anode, the symmetry of ionic atmosphere is distorted. Due to movement of ions, symmetry of ionic atmosphere is distorted. आयंस की मूवमेंट की वजह से आयनिक एटमॉस्फेयर की सिमेट्री डिस्टार्ट हो जाती है। डी बाई और हुक्ल ने कहा कि ये जो सिमेट्री डिस्टार्ट होती है, इट इज़ ड्यू टू टू फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू डी बाई हुक्ल थ्योरी, डिस्टार्शन in ionic atmosphere around central ion is due to two factors. These factors are asymmetric effect or relaxation effect, and the second factor is electrophoretic effect. Now we will discuss both of these effects in little bit detail. First of all, asymmetric effect और रिलैक्सेशन इफेक्ट। देखिए, हर आयन को उसके अपोजिट आयन ने सराउंड किया हुआ है। कैटाइंस को एनाइंस ने सराउंड किया हुआ है, एनाइंस को कैटाइंस ने सराउंड किया हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड इन दैट केस ये सिमेट्रिक इन्वायरमेंट एसिमेट्रिक बन जाएगा, इसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब हर आयन अपने अराउंड आयनिक एटमॉस्फेयर की सिमेट्री को बहाल करने की, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, और रेस्टोरेशन ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर टेक्स सम टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देयरफॉर दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट। According to D by and Huckel, in solution of electrolyte, each ion is surrounded by ionic atmosphere of opposite ions, or we can say ionic atmosphere of opposite charges. In absence of electric field, ionic atmosphere is symmetrical and net force of attraction on central ion is zero. जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये आयनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल है और सेंट्रल आयन पर नेट फोर्स ज़ीरो है। ये देखें, यहाँ कैटाइन सेंट्रल आयन है, इसके अराउंड एनाइंस का आयनिक एटमॉस्फेयर है, और ये आयनिक एटमॉस्फेयर चूँकि सिमेट्रिकल है, इट मीन जितनी अट्रैक्शन इसको राइट साइड से मिल रही है उतनी अट्रैक्शन इस कैटाइन को लेफ़्ट साइड से भी मिल रही है। यानी जो एनाइन कैटाइन की राइट साइड पर है और जो एनाइन कैटाइन की लेफ़्ट साइड पर है, वो दोनों कैटाइन को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस अट्रैक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली, जो एनाइन इस कैटाइन के अपर पोजीशन में है और जो इसकी लोअर पोजीशन में है, वो भी इनको अट्रैक्ट करते हैं, और जो एनाइन कैटाइन के बैक साइड पर है और जो एनाइन इस कैटाइन के फ्रंट साइड पर है, ये इसको इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन सेंट्रल चार्ज इज ज़ीरो। तो चाहे ये कैटाइन हो, सेंट्रल आयन कैटाइन हो, या सेंट्रल आयन एनाइन हो, इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ज़ीरो। In absence of electric field, ionic atmosphere is symmetrical and net force of attraction on central ion is zero. However, when electric field is applied, then ionic atmosphere loses its symmetry. जब हम electric field apply कर देते हैं तो ये ionic atmosphere अपनी symmetry खो बैठता है, अपनी symmetry को lose करता है। ये देखिएगा, left side पर ionic atmosphere around cation in absence of electric field, this ionic atmosphere is symmetrical. And in presence of electric field, symmetry is lost, symmetry is destroyed, symmetry is distorted, because now anions move toward cathode and cations move toward cathode. Therefore, the symmetry is destroyed. Now the ionic atmosphere around central ion becomes asymmetrical. Another diagram, at rest when no electric field is applied, ये लेफ्ट साइड पर देखें, when no
electric field is applied, ionic atmosphere is symmetrical and central ion is at rest. But when electric field is applied at right side, then cation move toward cathode and anions move toward anode. Now ionic atmosphere becomes asymmetrical. Therefore, this effect is called asymmetry effect. Another example, in presence of electric field, cation move toward cathode and anions move toward anode. Now, symmetric ionic atmosphere becomes asymmetrical. अब सेंट्रल आयन इस सिमेट्री को बहाल करने की, इस सिमेट्री को रिस्टोर करने की कोशिश करता है और इस सिमेट्री को रिस्टोर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए है. दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. देयरफॉर दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट. ये देखें, ये एक हैंड ड्रॉन डायग्राम. लेफ्ट साइड पर सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देयर इज सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ anions around cation, and at right hand side electric field has been applied. Therefore there is symmetry of ionic atmosphere is lost. Now there is asymmetric ionic atmosphere in presence of electric field. In asymmetric environment, central ion experiences a backward pull or retarding force. ये देखें, जब एनाइन एनोड की तरफ मूव करते हैं तो ये एनाइन चूंकि जाहिर है कैटाइन को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं. ये जो एरो बने हुए हैं, ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एनाइंस इस कैटाइन को अट्रैक्ट करते हैं. अब कैटाइन जा रहा है कैथोड की तरफ, एनाइन आ रहे हैं एनोड की तरफ, लेकिन चूंकि एनाइन और कैटाइन के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी है, इस वजह से एनाइंस कैटाइन की स्पीड को स्लो करते हैं और कैटाइन एनाइन की स्पीड को स्लो करता है. दिस बैकवर्ड पुल इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. दिस बैकवर्ड पुल इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. In asymmetric atmosphere, each cation retards movement of anion and each anion retards movement of cation. Therefore, the force of attraction between cation and anion is called backward pull, or it is called retarding force. And this retarding force decreases mobility of ion. इस retarding force की वजह से आयंस की मोबिलिटी कम हो जाती है. तो सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड होगा तो रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा होगी, कैटाइंस के ऊपर एनाइंस की बैकवर्ड पुल ज़्यादा होगी और एनाइन के ऊपर कैटाइन की बैकवर्ड पुल ज़्यादा होगी. इसलिए कैटाइन एनाइन की मोबिलिटी को स्लो करेगा, एनाइन कैटाइन की मोबिलिटी को स्लो करेगा. अलबत्ता जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डिल्यूट कर लें तो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट भी डिल्यूट हो जाएगा. फिर चूंकि कैटाइन और एनाइन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ये रिटार्डिंग फोर्स और बैकवर्ड पुल भी वीक हो जाएगी. इस तरह कैटाइन एनाइन की मोबिलिटी को और एनाइन कैटाइन की मोबिलिटी को लेस इफेक्ट करेगा. In dilute solution of strong electrolyte, mobility of cation will be less affected due to presence of anion, and mobility of anion will be less affected due to presence of cation. This phenomena is called asymmetric effect or relaxation effect. अब इसको relaxation effect क्यों कहते हैं कि when सिमेट्री ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर इज लॉस्ट, जब आयनिक एटमॉस्फेयर की सिमेट्री खत्म हो जाती है, इट नीड्स सम टाइम टू रीबिल्ड इट. अब आयनिक एटमॉस्फेयर को रीबिल्ड करने के लिए, इसकी सिमेट्री को रिस्टोर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है. द टाइम रिक्वायर्ड टू रीबिल्ड सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट.
In concentrated solution of electrolyte, asymmetric effect is strong and mobility of ion is slow. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन अगर कंसनट्रेटेड होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन स्लो होगी और एसिमेट्रिक इफेक्ट स्ट्रांग होगा. इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एसिमेट्रिक इफेक्ट इज स्ट्रांग एंड मोबिलिटी ऑफ आयन इज स्लो. अलबत्ता जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को हम डिल्यूट करते हैं, व्हेन सोल्यूशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज डिल्यूटेड देन इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस. अब ये 4 इफेक्ट होते हैं डिल्यूशन के. देयर आर 4 द डिल्यूशन इफेक्ट्स mobility of ions in 4 ways due to dilution of solution of electrolyte, strong electrolyte, interionic distance increases, strength of interionic forces decreases, because strength of interionic forces are inversely proportional to interionic distance. जब interionic distance increase होता है, आयंस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, देन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वीक हो जाती हैं. देयरफॉर एसिमेट्रिक इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट बिकम वीकर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस. दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिल्यूशन. अब ये जो मज़कूरा बाला वजूहात की बिना पे ड्यू टू above mentioned reason, molar conductance and equivalent conductance of strong electrolyte increase on dilution. क्योंकि डिल्यूशन से इंटर आयोनिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं, आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. अब दूसरा फैक्टर देखें, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. देखें, अब तक हमने सिर्फ ये कंसीडर किया है कि हर कैटाइन को एनाइन ने सराउंड किया हुआ है और हर एनाइन को कैटाइन ने सराउंड किया हुआ है. एक्चुअली हर कैटाइन को वाटर के मॉलिक्यूल ने भी सराउंड किया है और हर एनाइन को वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है. इट मीन हर कैटाइन और हर एनाइन के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल का एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एनाइन मूव टुवर्ड एनोड एंड कैटाइन्स मूव टुवर्ड कैथोड. ये वो बात जो हम ऑलरेडी many time repeat कर चुके हैं. In aqueous solution, each ion is surrounded by sphere of water molecule. Aqueous solution में हर ion को water molecule के sphere ने surround किया हुआ है and this sphere of water molecule is called hydration sphere. When an ion, जब कोई ion, यहाँ an का मतलब negative ion नहीं है, इस an ion का मतलब है जब कोई ion, बल्कि यूं कर लेते हैं कि when some ion moves to electrode of opposite charge, it has to move through hydration sphere of opposite charges. It has to move through hydration sphere. Flowing in opposite direction. जब कोई आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, यानी जब कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करते हैं या जब एनाइन एनोड की तरफ मूव करते हैं. अब पहले एनाइन की एग्जांपल ले लें. जब एनाइन एनोड की तरफ मूव करेंगे तो उनको रास्ते में बहुत सारे कैथोड मिलेंगे, बहुत सारे कैटाइन मिलेंगे जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और इन कैटाइन के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं और एनाइन के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं. इस तरह जब एनाइन एनोड की तरफ जाएगा तो उसको वाटर के मॉलिक्यूल के फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. सिमिलरली जब कैटाइन कैथोड की तरफ जाते हैं तो उनको रास्ते में बहुत सारे ऐसे एनाइन मिलते हैं जो एनोड की तरफ आ रहे होते हैं और उन एनाइंस के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं. इस तरह कैटाइन को भी वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो के अगेंस्ट मूव करना पड़ता है, एनाइन को भी वाटर के फ्लो के अगेंस्ट मूव करना पड़ता है. When some ion moves to electrode of opposite charge, it has to move through hydration sphere flowing in opposite direction.
Therefore we can say each ion has to swim against flow of solvent. हर आयन को फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. ये देखिएगा, ये कैटायन जा रहा है कैथोड की तरफ और एनायन जा रहे हैं एनोड की तरफ. ये एनायन जब एनोड की तरफ जाएंगे तो इनको रास्ते में बहुत सारे कैटायन मिलेंगे जिनके अराउंड वाटर के मालिक्यूल होंगे. इट मीन इन एनायन को उन वाटर के मालिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना पड़ेगा. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. सिमिलरली ये देखें, ये कैटायन को वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, या कोई भी सॉल्वेंट हो. यहाँ पर ये जो रेड सर्कल हैं, ये जो रेड सफ़ेयर हैं, ये सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं. कैटायन को भी सॉल्वेंट के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, एनायन को भी सॉल्वेंट के मालिक्यूल ने सराउंड किया है. तो जब कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे तो इनके रास्ते में बहुत सारे एनायन आएंगे जो एनोड की तरफ जा रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और उन एनायन के अराउंड जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं वो इन कैटायंस की मूवमेंट को स्लो करेंगे. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. ये ज़रा हैंड रिटन डायग्राम, हैंड ड्रॉन डायग्राम में ये बात ज़्यादा वाज़ेह है. ये देखें, हर कैटायन को भी वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है. यहाँ पर ये जो रेड सर्कल हैं ये कैटायन को शो करते हैं, ग्रीन सर्कल एनायन को शो करते हैं, और जो ब्लू सर्कल हैं ये वाटर के मालिक्यूल को शो करते हैं. हर एनायन को भी वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है और हर कैटायन को भी वाटर के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एनायन मूव करते हैं एनोड की तरफ, और जब एनायन एनोड की तरफ जाते हैं तो उनको रास्ते में बहुत सारे ऐसे कैटायन मिलेंगे जो कैथोड की तरफ आ रहे होंगे, और उन कैटायन के अराउंड भी वाटर के मालिक्यूल होंगे. इस तरह एनायन जब एनोड की तरफ जाएंगे तो उनको वाटर मालिक्यूल के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा. ये वाटर मालिक्यूल, ये जो मूवमेंट ऑफ एनायन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मालिक्यूल विल डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ एनायन. सिमिलरली कैटायन जब कैथोड की तरफ जाएंगे तो उनको रास्ते में बहुत सारे ऐसे एनायन मिलेंगे जो एनोड की तरफ जा रहे होंगे, और उन एनायन के अराउंड वाटर के मालिक्यूल भी होंगे. सिमिलरली कैटायंस आर आल्सो मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मालिक्यूल, एंड दिस मूवमेंट ऑफ कैटायन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मालिक्यूल डिक्रीजेज इट्स मोबिलिटी. इस पूरी बात को अगर सम अप करें तो मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल रिटार्ड्स mobility of ion. This effect is called electrophoretic effect. जब सोल्यूशन स्ट्रांग होगा, जब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट स्ट्रांग होगा, आयंस की मोबिलिटी कम होगी. लेकिन जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे देन इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट वीक हो जाएगा, मोबिलिटी उतनी इफेक्ट नहीं होगी जितना पहले इफेक्ट हो रही थी, इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. ऑन डिल्यूशन electrophoretic effect becomes weak and mobility of ions increases. Therefore molar conductance and equivalent conductance of strong electrolytes increases on dilution. Strength of asymmetric effect and electrophoretic effect inversely depends on degree of dilution, and mobility of ion is directly proportional to degree of dilution. Therefore mobility of ions increases with dilution, and molar conductance and equivalent conductance of strong electrolytes also increases on dilution. डी बाई और हुकल ने मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव की दैट रिप्रेजेंट्स variation of molar conductance or equivalent conductance with concentration of electrolyte. This equation was further improved by Onsager. Therefore now this equation is called D by Huckel-Onsager equation, or it is also called DHO equation. Now we will explain this equation. इस equation को हम derive नहीं करेंगे, explain करेंगे, and we will explain this equation for univalent electrolyte. We will explain D by Huckel-Onsager equation for univalent electrolyte,
and univalent electrolytes are also called 1,1 electrolytes. For univalent electrolyte or 1,1 electrolyte, molar conductance or equivalent conductance is given by this expression. Here lambda is called molar conductance or equivalent conductance, and lambda naught is molar or equivalent conductance at infinite dilution. This is equation of straight line. इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम अगर यूं लिख दें, now if we plot molar conductance or equivalent conductance along y-axis and we plot square root of concentration of electrolyte along x-axis, then we will get a straight line. इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से a और b की वैल्यू फाइंड होगी और इसके इंटरसेप्ट से लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. इन दिस इक्वेशन lambda represents molar or equivalent conductance of strong electrolyte and lambda naught represents molar or equivalent conductance of strong electrolyte at infinite dilution. यहाँ A और B की वैल्यूज देखें, A is this one and B is this one. यहाँ पर ये जो ईटा है ये शो करता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन को. D is diffusion constant, T is temperature. T is temperature, D is diffusion constant. Sorry, D is dielectric constant, not diffusion constant. Again, let me repeat with due apologize. Here, D is dielectric constant of solvent. It is not diffusion constant. D is dielectric constant, eta is viscosity. DHO equation is equation of straight line. The plot between molar or equivalent conductance and square root of concentration of electrolyte is a straight line. From slope of this straight line we can find value of A and B, and from intercept we can find molar or equivalent conductance at infinite dilution. The values of A and B depend on temperature and nature of solvent. Thank you very much dear students for your patience and for your attention. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.